जी पार्ट डी स्टार्ट हो गया है और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और वेरिएंस एनालिसिस ख़त्म हो गया। ठीक है, अब काफ़ी सारे सवाल आपने कर रखे हैं और ये ऐसा टॉपिक है जब रिवीजन शुरू करनी है यहीं से शुरू करनी है। ठीक है, और सारे सवाल एक सिटिंग में करने हैं और इंशाल्लाह ऐसे 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 होंगे, अल्लाह ने चाहा तो। छोड़ना नहीं है, ये प्लीज़ समझ के कोई चीज़ नहीं छोड़नी है कि ये आ गया है अब नहीं आएगा। यही बात आई कैप भी सोच सकता है, तो आप मारे ना जाएं। ठीक है, अब आते हैं अपने फेवरेट टॉपिक की तरफ, प्रोसेस कॉस्टिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग का क्या मकसद था जी? पहले दिन बताया था आपको। प्रोसेस कॉस्टिंग ये सिर्फ समराइज किया जा रहा है 2 दिनों में। ये है बस सिलेबस। ऐसे सिलेबस को आपने जब भी डाल देनी है इस 2 क्लासेस के बाद। उसके बाद फिर आपको इंशाल्लाह इससे मसला होगा नहीं, अल्लाह ने चाहा। ठीक है जी। प्रोसेस कॉस्टिंग का मकसद था कैलकुलेशन ऑफ प्रोडक्ट कॉस्ट, जिसमें मसला आता था ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस, क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस, कंप्लीटेड यूनिट्स, ये सारा कुछ आ जाता है। तो कैलकुलेशन ऑफ प्रोडक्ट कॉस्ट इन केस ऑफ कॉन्टीन्यूस प्रोडक्शन ऑफ सिमिलर प्रोडक्ट्स, और अगर स्पेशल मेड टू ऑर्डर प्रोडक्ट्स होंगी तो वो हमने एंड में पढ़ा है जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में। तरतीब वो भी यही थी, लेकिन वो सवाल बहुत आसान होते हैं। ठीक है, अब किस किस किस्म के सवाल आते थे? सबसे पहली टाइप हमने की थी विद लॉसेज ओनली। फिर एक उसके बाद हमने टाइप की थी प्रोसेस कॉस्टिंग विद क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस, अकेला क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस। वो नहीं आता। वो अगर आए भी तो जॉइंट बाय प्रोडक्ट में आ सकता है, सिर्फ क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस। वरना अगर वो करेगा पर्चे में आपसे सवाल तो प्रोसेस कॉस्टिंग विद लॉसेज ओनली, या फिर प्रोसेस कॉस्टिंग विद लॉसेज ओपनिंग एंड क्लोजिंग वर्किंग। ठीक है, इस दफ़ा मैंने इसके साथ इम्पोर्टेंट लिखा था, 8 नंबर आए थे इसमें से, यही आया होगा, अभी करते हैं सवाल। लेकिन इस दफ़ा क्या हुआ जी? तो इस दफ़ा इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है। ठीक है, लेकिन जाहिर सी बात है वो भी आ सकता है, क्योंकि आई कैप भी इस चीज़ को सोच रहा होता है। तो हम तो एक चैप्टर के तौर पे इसको करते हैं। अब अगर तो प्रोसेस कॉस्टिंग विद लॉसेज ओनली आता था तो हम कॉस्ट पर यूनिट निकाला करते थे, जिसमें टोटल इनपुट की कॉस्ट डेबिट साइड से उठाते थे, लेस करते थे स्क्रैप वैल्यू नॉर्मल लॉस, डिस्पोजल कॉस्ट ऑफ नॉर्मल लॉस भी प्लस करनी है। ये वो पॉइंट है जो आपके टेस्ट में आया था एक सवाल में, वो क्रूज मैन्युफैक्चरिंग गालिबन यही वो काम हुआ होगा ना। तो ये काम आपको सिर्फ सिखाना बाकी था, इधर लिखा हुआ था। ठीक है, एनीवेज इसको सवाल को खोल भी लेंगे, पहले ज़रा तरतीब से रिवीजन कर लें, इसको याद रखना है। बहरहाल एक सवाल में आज तक ऐसा भी हुआ है कि आप आज तक क्या करते आए, नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू, नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू को टोटल कॉस्ट में से माइनस करते थे। यूँ कहते थे कि इसने कॉस्ट को कम किया, इसने कॉस्ट को कम किया। तो अगर स्क्रैप वैल्यू लेने के लिए आपको कुछ डिस्पोजल कॉस्ट भी इनकर करनी पड़ जाए, मसलन आपको भेजना पड़े मटेरियल बाजार के अंदर अपना किराया भर के, तो फिर वो कॉस्ट को बढ़ाएगा नहीं। यानी एक तरह से नेट स्क्रैप वैल्यू भी ले सकते थे आप, लेकिन उसकी बजाय क्या कर लिया आपने? ये एक ही बात है ना, नेट स्क्रैप वैल्यू ले ले, यानी कि स्क्रैप वैल्यू 100 है, डिस्पोजल कॉस्ट 2 है, तो आप 98 यहाँ पर लेस कर दें, या आप यहाँ पर 100 ही लेस कर दें, यहाँ 2 ऐड कर दें, तब भी तो 98 लेस होना है। तो ये एक तरतीब जहन में रख लें, ये मैक्सिमम इसके अंदर कोई चीज़ आ सकती है, ये एक चीज़ छोटी सी चीज़ रहती है। ठीक है, तो ये उस क्योंकि टेस्ट में दिया था तो उस सवाल के अंदर फिर आपको ओपन करके मैं दिखा दूंगा, सोल्यूशन भी मैं ले आऊँगा बल्कि ब्रेक के बाद। ठीक है, तो उसको देख लेंगे। बहरहाल सादा बात, स्क्रैप वैल्यू का नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू हमने हमेशा सवालों के अंदर देखी थी। इस सवाल के अंदर नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू के साथ उसकी डिस्पोजल कॉस्ट नहीं थी। डिस्पोजल कॉस्ट ऑफ नॉर्मल लॉस अगर आ जाए तो आपने जस्ट क्या करना है, इसी फॉर्मूला के अंदर ऊपर इसको प्लस कर देना है, बाकी तो नीचे इनपुट यूनिट्स माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट्स है। ठीक है, तो अगर स्क्रैप वैल्यू है इफ एनी तो ऑल्सो रिटर्न ऑन क्रेडिट साइड ऑफ प्रोसेस अकाउंट, और अगर डिस्पोजल कॉस्ट है इफ एनी तो इसको भी आप डेबिट साइड पर लिख कर काम कर सकते हैं। ये पूरी तरतीब है इसकी। ठीक है, पूरी तरतीब क्या है? अगर स्क्रैप वैल्यू नॉर्मल लॉस की आ जाए, इस फॉर्मूला के अंदर तो आसानी से समझ आ रही है। ट्रीटमेंट क्या करें हम अपने प्रोसेस अकाउंट में, क्या ट्रीटमेंट करें? तो प्रोसेस अकाउंट का ट्रीटमेंट ये है कि अगर स्क्रैप वैल्यू नॉर्मल लॉस की आए, हर सवाल में करते आए, उसको क्रेडिट साइड पे लिखते थे।
तो अगर कोई डिस्पोजल कॉस्ट नॉर्मल लॉस की आ जाए तो उसको आप डेबिट साइड पे प्रोसेस अकाउंट के लिख लेना। तो प्रोसेस अकाउंट की डेबिट साइड पे रुपीज़ में लिख लोगे, कोई यूनिट्स नहीं आने उसके, सिर्फ रुपीज़ में लिखोगे कॉस्ट। जहाँ पे मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स की कॉस्ट आ रही होगी वहीं पे इसकी डिस्पोजल कॉस्ट बढ़ा देगी और नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू क्रेडिट साइड पे आ जाएगी। लेकिन इस फॉर्मूला में आकर फिर आपको ये काम कर लेना चाहिए। नेट इसलिए नहीं करवाता होता मैं क्योंकि प्रोसेस अकाउंट के अंदर क्रेडिट साइड पे स्क्रैप ऑफ नॉर्मल लॉस नजर आए और डेबिट साइड पे उसकी कॉस्ट नजर आए, तो फिर इस फॉर्मूला के अंदर भी इसी तरह से नजर आ जाए जैसे आपने सीखा हुआ था। ठीक है, तो ये एडिशनल बात है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। वो क्या है, अगर सवाल के अंदर स्क्रैप ऑफ नॉर्मल लॉस गिवन हो, उसका ट्रीटमेंट हमें पता है। वो इस सीपीयू के फॉर्मूला में आप टोटल इनपुट कॉस्ट में से माइनस करते होते हो और प्रोसेस अकाउंट के क्रेडिट साइड पर आता है। ठीक है, लेकिन अगर डिस्पोजल कॉस्ट नॉर्मल लॉस की आ जाए तो फिर इस कॉस्ट पर फॉर्मूला में उसको ऐड कर देना, वो कॉस्ट को बढ़ा रहा है, और प्रोसेस अकाउंट की डेबिट साइड पे उसको मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स के नीचे ही साथ ही लिख देना एज अ कॉस्ट। गॉट इट? ये लिखने याद रखने वाली बात। ठीक है, तो कोई आपको तो आना ही है, एनीवेज तस्वीर एंड पे खींचना, ये लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। अगली बात, ये तो इतनी सी बात थी, इसमें मैक्सिमम ये हो सकता है जो नहीं देखने में आया था। ठीक है, प्रोसेस कॉस्टिंग विद लॉसेस, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस हो तो हम ये वाला तरीका लगाते ही नहीं हैं। कॉस्ट पर यूनिट निकालने का तरीका क्या होता है? ईपीयू। ईपीयू क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस वाले मामले में दो तरह से निकल सकता था। एफको मेथड के अंदर हमने एक्चुअल आउटपुट लेना होता था, ओपनिंग को नहीं लेते थे। ठीक है ना, एवरेज कॉस्ट लेनी होती थी। तो एक्चुअल आउटपुट, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, एबनॉर्मल लॉस और ईपीयू, जिसमें एक्चुअल आउटपुट 100% कंप्लीट, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस अपनी स्टेज ऑफ कंप्लीशन के हिसाब से, एबनॉर्मल लॉस स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन के हिसाब से। फिर जब ये यूनिट्स आते थे, इन यूनिट्स को आप एफको के अंदर क्या करते थे? ब्रॉट डाउन कॉस्ट प्लस करंट मंथ कॉस्ट डिवाइड बाय ईपीयू, ब्रॉट डाउन कॉस्ट प्लस करंट मंथ कॉस्ट डिवाइड बाय ईपीयू, और स्क्रैप को यहाँ पे माइनस कर देते होते थे। ठीक है, और अगर फाइफो में जाते थे, ये रिवाइज होना है पर्चे के अंदर ना, उसने इस दफा कॉस्ट नहीं निकलवाई बल्कि सिर्फ क्या कह दिया, ईपीयू निकाल दो, लेकिन दोनों मेथड्स अभी करते हैं, रिवाइज हो जाएगा ये, अभी ईपीयू बनाना है। ठीक है, जबकि फाइफो के अंदर क्या करते थे आप, एक्चुअल आउटपुट को जैसे आपने क्वांटिटी स्केड्यूल में तोड़ दिया, क्वांटिटी लेजर में तोड़ देते थे ना, फ्रॉम इनपुट, फ्रॉम ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस और फ्रॉम करंट मंथ इनपुट तोड़ कर लिखते थे। तो यहाँ पर भी फ्रॉम ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस और ये एक्चुअल आउटपुट तोड़ कर लिखते थे। तो जो ओपनिंग होता था उसको रिमेनिंग स्टेज ऑफ कंप्लीशन पे लेते थे, जबकि ये 100% और बाकी सबसे। ठीक है, लेकिन जब ये ईपीयू आते थे, यूनिट्स आते थे, इनको आप डिवाइड करते थे करंट मंथ कॉस्ट के साथ। ठीक है ना जी, कॉस्ट पर यूनिट सिर्फ करंट मंथ कॉस्ट डिवाइड बाय ईपीयू। तो यहाँ पे एवरेज कॉस्ट पर यूनिट आती थी, यहाँ पे करंट मंथ कॉस्ट, करंट कॉस्ट पर यूनिट आ जाती थी। ठीक है, तो सिर्फ करंट कॉस्ट, ब्रॉट डाउन कॉस्ट नहीं लेते थे आप। ठीक है, याद आया कुछ? उसके बाद ये काम पूरा हो गया, फाइफो अहमद भाई को बहुत पसंद आ गया, तो फिर हम प्रोसेस कॉस्टिंग में एंटर हुए। ठीक, हाँ वो मेरी सोल्यूशन की गलती है, मुझे माफ़ कर दो, सवाल ही छोड़ दो अब मैंने इस पर एक और दिन लगा देना इनको। अच्छा, मुझे बता देना एंड पे। ठीक है, एंड में बैठता हूँ ना तो ये सारी चीज़ें फिर भेज दूंगा। अब जैसे याद आया, आप लोगों को जाले वाला सोल्यूशन भेजना था, मेरे पास पड़ा हुआ, चलो इस ब्रेक के बाद भेजता हूँ। वो जो बच्चों को कहा था डायरेक्ट मेथड, ये FR1 की बात हो रही है, छोड़ें आप, मीठी कॉमेडी में मुझे फिर लिख के एंड पे देना है। तुमने जिन जिन सोल्यूशन में एक दो सवालों में तुमने कहा था मसला है, सफ़े पे लिख के दो यार मुझे, ताकि मैं बैठ के उसकी सिर्फ आपको प्रोवाइड कर दूँ चीज़। ठीक है, अच्छा जी, अब इसके बाद हम चले गए जॉइंट बाय प्रोडक्ट, जॉइंट बाय प्रोसेस कॉस्टिंग विद जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट। ठीक है, इसमें हुआ क्या था, वही प्रोसेस ज़्यादा आसान हो गया था। प्रोसेस अकाउंट बनता था जिसमें जॉइंट कॉस्ट्स निकलती थी, जॉइंट प्रोडक्ट्स निकलती थी, एक प्रोसेस से मल्टीपल प्रोडक्ट निकलती थी। ठीक है, तो ये डिसीजन हो चुका होता है, उसके अंदर फर्दर प्रोसेस करना या नहीं करना, वो डिसीजन मेकिंग में हमने सीखा था। यहाँ पे तो हम उसको स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे खड़े होकर उसकी जॉइंट कॉस्ट को उसे एलोकेट कर रहे थे और प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट करवाता है। तो जब हम प्रोसेस कॉस्टिंग विद जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट में आए, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट लग रहा है इस बार, मुझे हॉट फेवरेट लग रहा है, तो इसके अंदर कैलकुलेशन ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट कॉस्ट यूजिंग प्रोसेस अकाउंट करते थे। फिर उस जॉइंट कॉस्ट को एलोकेट करते थे ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट्स, कोई सवाल नहीं देखा। सेल्स वैल्यू एक दो देख लिए थे, एक आधा सवाल सिर्फ मजबूरन पुराना कोई मिला था जो कराना पड़ा था। ठीक है, साथ हो जाओ यार, जी। तो टोटल सेल्स रेवेन्यू की बेस पर भी हम कर सकते हैं इसको एलोकेट, लेकिन द
मोस्ट इंपॉर्टेंट, द हॉट फेवरेट वन इज टोटल एनआरवी ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस की बेस पे लेते थे, जिसमें एनआरवी पर यूनिट निकाल लेते थे, उसको फिर टोटल प्रोडक्शन से मल्टीप्लाई करके टोटल एनआरवी निकालते थे और उस बेस के ऊपर हम कर लेते थे इसको एलोकेट। और कभी कभी सवाल के अंदर हमसे प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट कैलकुलेशन भी करवा लेता था, मार्जिनल में भी और एब्जॉर्प्शन में भी। ठीक है, तो ये टोटल टॉपिक है आपका, इसके अलावा इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, इसके अलावा आपको सिर्फ इसकी अच्छी सी प्रैक्टिस चाहिए है, जो आपने लाजमी करनी है, टाइम नहीं लगाना, बस ये ज़हन में रखना है आपने। ताज़ा टॉपिक्स पहले करने हैं, रीसेंट टॉपिक्स ये नहीं कहना सर वो तो पहले पुराने वाले हमें भूले हुए हैं, बिल्कुल भी काम नहीं करना। ज़्यादा वेटेज भी इनकी बहुत ज़्यादा वेटेज है और ये जल्दी होंगे, कॉन्फिडेंस आएगा, टेम्पो बन जाएगा। पुराना टॉपिक करते हुए शायद एक टॉपिक पे आपको 10 घंटे लगे, ये टॉपिक करते हुए एक टॉपिक 5 घंटे में होगा ना, तो कॉन्फिडेंस आएगा, बोझ उतरता है। ठीक है ना, तो पहले ये रिवर्स चलना है, जैसे मैं रिवीजन कर रहा हूँ ना, इसी कोशिश करना है, इसी ऑर्डर के अंदर आपने रिवीजन स्टार्ट करनी है। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, अब इन्वेंट्री मैनेजमेंट, सीवीपी, फिर ऐसे डिसीजन मेकिंग, ऐसे रिवर्स में जाना है। तो एक तो इसमें ये होगा कि पहले 4-5 दिन में ही आप 70% तक सिलेबस इंशाल्लाह कवर कर चुके हो। लेकिन फिर इंपॉर्टेंट वो भी बहुत है इस दफ़ा, FOH सबसे पहले पढ़ा है, लेकिन इस दफ़ा उसकी भी बहुत एक्सपेक्टेशन है। ठीक है, तो वो मुश्किल नहीं है, बस पुराना हो गया है, ओल्ड है पर गोल्ड है। एक सवाल, 2 सवाल एंड दैट्स इट। तीसरे पे आपका सब कुछ रवा हो चुका होगा। एक आधा सवाल आप देख भी लेंगे अपना किया हुआ फॉर्मेट, कोई मसला नहीं है, दूसरे पे फिर इंशाल्लाह ज़रूरत नहीं रहेगी। ठीक है, अच्छा जी, अब इसका रिसेंट अटेम्प्ट वाला सवाल देखते हैं। ये CVP का सवाल है पहला। हाँ, ये दूसरा चेक करो, 8 नंबर का सिर्फ सवाल आया है। क्या कह रहा है? कंप्यूट कर लो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट, EPU निकालना है जी। ठीक है, 15 मिनट में हो जाना चाहिए सवाल। 5 और F को दोनों से निकालना है। अब EPU रिक्वायर्ड है, क्या रिक्वायर्ड है जी? तो क्वांटिटी स्केजुअल मैं बना ही वही लूंगा 5 वाला, क्योंकि वही दोनों में इस्तेमाल हो सकता है। 5 वाले में क्या करते थे हम, ओपनिंग और करंट मंथ से तोड़कर टोटल लिखते थे, और एफको में वो टोटल ही आ रहा होता था। तो मैं क्वांटिटी स्केजुअल एक ही बनाता हूँ, टाइम बचाता हूँ, दोनों EPU के अंदर अपने मतलब के हिसाब से यूज़ कर लूँगा। ठीक है, पर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़, थोड़ा सा सवाल में ना झोल था। वो झोल ये था कि ये डेटा डिपार्टमेंट B का गिवन है, दूसरे डिपार्टमेंट का, लेकिन वो झोल तो नहीं कहूँगा मैं ये कहूँगा, मैं अक्सर मिसालों में आपको समझाता था कि कभी कभी ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर आपके डिपार्टमेंट A में यूनिट्स लगे, फिर डिपार्टमेंट B में वो कंप्लीट होकर आए, तो डिपार्टमेंट B में भी कुछ यूनिट्स लगे, मटेरियल यूनिट्स की फॉर्म में लगा। और कभी कभार ऐसा होता था कि मटेरियल यूनिट्स को नहीं बढ़ा रहा होता था। तो मैंने कहा था ये उस तरह का मटेरियल होता है जैसे वो फ्रिज में से निकला था, वो फ्राई होने से पहले मसाला लग रहा है, अब उस मसाले ने आपके वो नगेट्स नहीं बढ़ाए थे, लेकिन मसाला एक मटेरियल है, उस पर कॉस्ट लगती है। ठीक है ना, तो ये असल में इसके पीछे लॉजिक थी, लेकिन चूंकि सवाल में उसने कॉस्ट पर यूनिट नहीं निकलवाई थी, वहाँ तक नहीं गया था, तो बड़ा एम्बिगुअस सा हो जाता था, समझ से बाहर हो जाती थी बात कि मटेरियल B डिपार्टमेंट में ऐड तो हो रहा है, यूनिट्स नहीं ला रहा, यूनिट्स नहीं लाता। अक्सर ऐसा होता था, कई सवाल हमने देखे थे कि पिछले प्रोसेस से मटेरियल इनपुट हुआ, अगले प्रोसेस में सिर्फ मटेरियल कॉस्ट आ रही होती थी, मटेरियल की क्वांटिटी नहीं आ रही होती थी। तो उसके बारे में आपको कहा था कि ये ऐसा मटेरियल है जो नंबर ऑफ यूनिट्स को तो नहीं बढ़ा रहा, बट मटेरियल है, इसकी कॉस्ट है। ठीक है, चले अब Beer Limited is engaged in production of chemical B which passes through 2 departments। अच्छा, मजे की बात है, केमिकल बना रहा है और यूनिट्स है, चलो खैर लीटर्स होना चाहिए था, अच्छा होता वैसे, चलो कोई नहीं, खैर जी। तो डिपार्टमेंट A एंड B, बिलो आर द प्रोडक्शन डिटेल्स ऑफ डिपार्टमेंट B फॉर द लेटेस्ट क्वार्टर। अब हमने इस बारे में एक असूल बना लिया था कि अगर कभी हम सब्सिक्वेंट प्रोसेस में खड़े होंगे तो EPU में हम मटेरियल के 2 कॉलम रखेंगे, एक मटेरियल इनपुट, रिवाइज हो गया, प्रोसेस कॉस्टिंग सारा रिवाइज होगा इंशाल्लाह, 2 घंटे 1 घंटे के अंदर टॉपिक रिवाइज हो रहा है, कीमती बातें होती हैं। ठीक है, जिसके बाद आप एकदम से तसल्ली कर लेते हैं, हाँ यार ठीक है यार, ये CMA को तो साइड पे नहीं रखना, मतलब साइड पे करो ना यार, कि ये तो कोई मसला नहीं है,
ये तो इंशाल्लाह मैं रोजाना के सिर्फ 5 कितने पेपर हैं जी मेरे जी 3 पेपर हैं मिसाल के तौर पे 3 पेपर वाले को 4 घंटे एक पेपर के बनते हैं, इसके ऊपर 4 भी बहुत है जब आप इस लेकिन कोशिश वो एक अप्रोच भी है कि सिंगल सिटिंग में एक सवाल करो तो उसको मैनेज करना कैसे होता है। जिस दिन आपने इसका बड़ा टॉपिक रखा उस दिन आपने अगर टेक्स्ट पढ़ना है साथ छोटा टॉपिक रख लिया R1 का छोटा, इसको मैनेज ऐसे करना है, प्लानर ऐसे बनाना है। और प्लानर जिस दिन बैठ रहे हो पढ़ने उससे मतलब अब शाम को बैठ रहे हो ना पढ़ने तो अगला दिन खाली रख के उससे अगली डेट का बनाना। ये मैं ये अंदर खाते बातें बता रहा हूँ। प्लानर जो है ना उसका कैरी फॉरवर्ड होना जरा डराता है बंदे को और स्टार्ट में 1-2 दिन टेम्पो बनते हुए लगते हैं। तो मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं क्या करता था, मैंने मिसाल के तौर पे 6 तारीख को पढ़ने बैठना है ना तो मैं प्लानर 8 तारीख से बनाता था और जो प्लानर बनाता था ना उसको 6 से शुरू कर देता था। तो पहले 2-3 दिन में फॉरवर्ड चल रहा होता था तब उसके बाद तक फिर बंदे का टेम्पो बन जाता है। फिर तो वो लक्कड़ हजम पत्थर हजम फिर चल रहा होता है बंदा, फिर मसला ही कोई नहीं होता। ठीक है, बहरहाल कोशिश करिएगा जी। प्रोसेस प्रीवियस डिपार्टमेंट के मटेरियल हम लिखेंगे मटेरियल रिसीव फ्रॉम डिपार्टमेंट ए, मटेरियल इनपुट इन डिपार्टमेंट बी और कन्वर्जन अलग भी हो सकती है, मटेरियल लेबर और ओवरहेड अलग दे दे, इकट्ठा भी हो सकता है। ठीक है, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस यूनिट्स में गिवन है 20,000 30% कंप्लीट। इनपुट फ्रॉम डिपार्टमेंट ए 1,80,000 यूनिट्स, ट्रांसफर्ड आउट टू फिनिश गुड्स 1,60,000। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस कितना है, अब बीच में कुछ गायब है। अब वो लॉस 2 तरह का हो सकता है, नॉर्मल भी और अब नॉर्मल भी देखना पड़ेगा। कहता है मटेरियल्स आर एडेड इन डिपार्टमेंट बी इमीडिएटली आफ्टर इंस्पेक्शन। अब ये जालिम ने यहाँ पर चूंकि सवाल अधूरा था तो बच्चे को परेशान किया होगा। वैसे 1 मिनट के लिए अगर मैं वो जल्दी से देख लूँ कि क्या परसेंटेज है इसकी। कौन सा सवाल है, सवाल नंबर ओ, यानी कि बच्चा समझ गया होगा, माशाल्लाह बच्चे ने अच्छा परफॉर्म किया इसमें। ठीक है, एनीवेज सोल्यूशन आपको आया है, सोल्यूशन भाई उनको बोला है, सोल्यूशन आया ग्रुप्स में। अब टाइम ज़ाया होता है ज़रा काफ़ी सारा, वैसे सोल्यूशन देख लिया करो ज़रा जल्दी से। पिछला सवाल भी मिट गया वहाँ से, आपके पास नोटेड शायद हो। सोल्यूशन को आपने इस तरह करके देख लेना था, ये सोल्यूशन को इस तरह से देख लेना था एक दफ़ा। थोड़ी तरतीब डिफरेंट होती है यहाँ वर्किंग की, लेकिन आंसर मैच होता है, टिच टैली मैच था आंसर। ठीक है भाई, उन्हें कहो फ़ौरन इस अटैम्प्ट का यार इनको ग्रुप के अंदर को भेजें सोल्यूशन, ताकि जो सवाल पूरा हो उसको एक नज़र देख लें। आंसर मैच होगा लेकिन वर्किंग की तरतीब मैच कभी भी नहीं होती, ना हमें ज़रूरत है मैच करने की। ठीक है, अपनी तरतीब से चलते हैं। ओके, अच्छा बात पता नहीं क्या कर रहा था किधर, हाँ तो मैं भी इसलिए कह रहा हूँ कि अब जब इसका सोल्यूशन दिखाऊंगा तो इसने एक कॉलम कम बनाया हुआ है पहले वाला, क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं थी, कॉस्ट पर यूनिट ही ना निकालनी थी। इसने सिर्फ ये मटेरियल एडेड इन डिपार्टमेंट बी वाला कॉलम रखा और कन्वर्जन, लेकिन हम अपनी तरतीब पे 3 कॉलम्स बनाएंगे। ठीक है, सही है। चले अब मटेरियल्स आर एडेड इन डिपार्टमेंट बी, मटेरियल डिपार्टमेंट बी में ऐड होता है। ठीक है, इमीडिएटली आफ्टर इंस्पेक्शन। तो फिर प्रोसेस किस पे चल रहा होगा जी, प्रोसेस फिर किस पे चल रहा होगा। अगर मटेरियल बी डिपार्टमेंट का मटेरियल अगर आफ्टर इंस्पेक्शन ऐड होता है, जो कि 35% प्रोसेस जब पूरा हो जाता है तो तब होती है, यानी स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन क्या है, तो फिर इससे पहले 35% किस पे प्रोसेस चल रहा था, फिर डिपार्टमेंट ए वाले मटेरियल पे। और डिपार्टमेंट बी जालिम ने किया क्या, डिपार्टमेंट बी में जो यूनिट्स ऐड हो रहे हैं वो क्वांटिटी वाले नहीं रखे जिससे बच्चा फिसल सकता है, लेकिन रिजल्ट बता रहा है बच्चा नहीं फिसला, बच्चा अपनी तरतीब पे रहा और काम चलता चला गया उसका। ठीक है, अब इंस्पेक्टेड यूनिट्स निकालने पड़ेंगे हमें, क्योंकि स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन गिवन है। ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों की स्टेज ऑफ कंप्लीशन स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन से कम है, तो ओपनिंग में भी आना है, क्लोजिंग ने भी माइनस होना है। ओपनिंग ने आना है, क्लोजिंग ने माइनस होना है, मतलब यूं कह लें आपकी इक्वेशन में दोनों ने आना है, ये सीखा था। और इनपुट यूनिट्स क्या हैं, इनपुट यूनिट्स क्या हैं जो ए से आए, तो ओपनिंग प्लस 1,80,000 माइनस 30 इज इक्वल टू 170 बन गया। 170 पर लगेगा किधर है, हाँ ये कन्वर्जन इनकर्ड इवनली एंड 4% ऑफ इंस्पेक्टेड यूनिट्स आर नॉर्मली लॉस्ट। अब नॉर्मल लॉस 4% आ गए इंस्पेक्टेड यूनिट्स का,
और अगर फिर भी कोई बच गया एबनॉर्मल लॉस होगा, जब वध गया थे एबनॉर्मल गेन होगा। ठीक है, बनाना हमने क्या, सवाल खत्म हो गया, इतना सवाल है। ठीक है, तो बनाना हमने क्या है, ईपीयू, दोनों तरीकों से बनाना है। क्वेश्चन नंबर स्प्रिंग 2025, नाम है इसका बियर लिमिटेड, रीच लिमिटेड। तो सबसे पहले मैं यहां पर वर्किंग 1 कर लेता हूं। पहला सफा बेटा आप छोड़ दे, पहला सफा छोड़ दे, ट्राई कर किया करें ऐसे, थोड़ा सा कोशिश किया करें, लेकिन अगर वो कोशिश कामयाब नहीं होती, अब मैंने पहला सफा छोड़ दिया तो कोई बात नहीं, किसी सवाल के अंदर पहले शुरू कर देते हैं तो बस एलैबोरेट कर देना, नहीं पिनलाइज करता। पर अच्छी तरतीब तो यही है, पहले सवाल है। एनीवेज, वर्किंग 1 में हम क्या बनाएंगे जी, प्रोसेस अकाउंट। प्रोसेस कौन सा है जी, प्रोसेस बी का अकाउंट बनाएंगे, यूनिट्स में बनाएंगे सिर्फ। असल में ये मेरा क्वांटिटी स्केड्यूल है, इसको क्वांटिटी स्केड्यूल कहें, क्वांटिटी लेजर कहें, जो मर्जी दिल में आए कहें, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, लिख लें, आप ऊपर लिख लें, ये क्या है, क्वांटिटी स्केड्यूल है, क्वांटिटी लेजर है, हमें यूनिट्स चाहिए बस, मतलब के वर्किंग को रेफर कर देंगे फिर। अब ये देखो भाई, आसान काम है। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस कितने यूनिट्स पड़े थे, 20,000 यूनिट्स थे। ठीक है, उसके बाद रिसीव्ड फ्रॉम, अब बेसिकली ये क्या है, मैं लिखता हूं इनपुट ऑफ करंट मंथ है, ये क्या है, इनपुट ऑफ करंट क्वार्टर है आई थिंक, बल्कि ये तो क्वार्टरली डेटा था, ये बिलो आर लेटेस्ट क्वार्टर, तो 3 महीनों का डेटा है। सो व्हाट, महीने 3 महीनों के स्टार्ट, 3 महीनों का एंड, महीने का स्टार्ट, महीने का एंड, साल का स्टार्ट, साल का एंड, हमें इससे क्या, हमारे पास एक पीरियड होना चाहिए। ठीक है, तो इनपुट ऑफ करंट क्वार्टर, करंट क्वार्टर का इनपुट है, जिसमें रिसीव्ड फ्रॉम, मैं यूं लिख देता हूं, मटीरियल रिसीव्ड फ्रॉम डिपार्टमेंट ए, कितना, 1,80,000, और मटेरियल इनपुट भी है, इधर देखो, मटेरियल इनपुट भी है इन डिपार्टमेंट बी, लेकिन उसके कोई यूनिट्स नहीं है। तो ऐसे मटेरियल हुआ करते थे। अब चूंकि रुपीज वाले सवाल होते थे तो नॉर्मली आगे कॉस्ट आ जाती थी, तो हमें तसल्ली होती थी कि ठीक है मटेरियल ने यूनिट्स नहीं बढ़ाए, पर ये वही तोड़ने वाला मटेरियल होगा, ऊपर नमक मिर्च मसाला होगा, जिसने आपके नंबर ऑफ यूनिट्स नहीं बढ़ाने, तो तसल्ली रहती थी। इसमें तो थोड़ा सा ये मसला था, लेकिन रिजल्ट्स बता रहे हैं कि बच्चों को मसला नहीं हुआ है, तो समझ नहीं आई तो निकल गए ने, या फिर समझ के निकल गए ने, दोनों सूरतें निकल गए। ठीक है, अच्छा, उसके बाद नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस के लिए आपको इंस्पेक्टेड यूनिट्स चाहिए। इंस्पेक्टेड यूनिट्स हैं 20 के प्लस 180 के, ये तो इनपुट हो गए ना स्टार्ट में, और ये तो इंस्पेक्ट होंगे कि नहीं होंगे, ये नहीं इंस्पेक्ट होते, उसके यूनिट्स ही कोई नहीं है, खैर से धोखा था, धोखा। एनीवेज, माइनस 30 के इंटू 4 है, 3 नहीं है, थोड़ी सी जगह और बना लो यार, अब गुजारा करो, हैं खुला डुल्ला हमने इसीलिए यहाँ पर रखा था अपना अकाउंट। कितना आ गया, बैलेंसिंग निकाल लो चांद, मैंने मना किया है, ये सारा कुछ आप कर सकते हो मर्जी के मुताबिक। ठीक है, जब भी कभी ऑप्शन हो आंसर सेम हो आप, ठीक है, पर मसला ये है कि सवाल में ना एबनॉर्मल लॉस भी था। ठीक है, तो जब भी नॉर्मल लॉस दे देता है तो एबनॉर्मल लॉस एक्चुअल में छुपा पड़ा होता है, तब तकरीबन 1000 यूनिट्स का टोटल लॉस नजर आ रहा है। देख लो 10,000 का, क्योंकि 20,000 पड़े थे, 160 निकले, सॉरी 2 लाख पड़े थे, 160 निकले, तो 40 क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस में होने चाहिए थे, पड़े कितने, 30, इसका मतलब 10,000 गायब है। अब वो 10,000 सारा नॉर्मल है, तो फिर तो बैलेंसिंग ले सकते हैं, वो ये कह देता है अब नॉर्मल लॉस होता ही नहीं, उसने तो चुप इख्तियार की, इसलिए फिर बैलेंसिंग से आपका जवाब वो नहीं आएगा। अगर आता है तो फिर ठीक है, मेरी तरफ से इजाजत जी। कितने यूनिट्स, लो भाई यहीं से पता लग गया कि बाकी फिर 30,200, यहीं पे ज़बानी बता रहा हूँ, बैलेंसिंग इंशाल्लाह वही निकलना है, 30,200 होगा एबनॉर्मल लॉस। क्यों, बाकी 30 तो क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस में पड़े हैं। ठीक है, अच्छा, conversion costs are incurred evenly throughout the process, 4% of inspected units are normally lost.
अब मोबाइल्स जलाएं सारे, उस साइड वाले खास तौर पे महंगे महंगे मोबाइल घर वालों ने लेकर दिए हैं, ऑन करें, शाबाश, निकालें, लाइटें जलाएं, शाबाश शाबाश शाबाश। ये टाइम तो नहीं अब ब्रेक करने का ना, ब्रेक आगे आ रही है। उधर करें सारे बच्चे, जगमग जगमग तारे मेरे सामने, मेरे तारे तो आप लोग हैं, लेकिन आप लोग मेरे से नाराज लग रहे हैं रिवीजन की वजह से। हालांकि आप लोगों का फ़ायदा है, पता नहीं पर्चे में दुआएं दोगे, रिजल्ट वाले दिन दोगे, अभी तो आप लोगों को बुरा ही लग रहा है, लगता है तो लगता है। वो मैं परसों सोचूंगा ना, अभी तो मुझे खुद कंपनसेशन की ज़रूरत है। रोज़ दबाने वाले को बुलाना पड़ता है कि यार मैं नहीं अगले दिन जा सकता। हालत तो ये हुई है, नींद वैसे नहीं होती, यहाँ से जाओ जहाँ से जाओ, काम शुरू करो, आधी रात गुजर जाती है, सुबह नमाज के वक्त फिर उठो, फिर काम शुरू करो, फिर सारा दिन खड़े रहो। अभी तो ये चल रहा है, इसलिए फिलहाल तो निकलते हुए ये पहलवान आएगा अभी मुठियाँ भरने, सर आज हैं। नहीं यार, मैंने तो जहाँ जाना है, तुम लोगों को दूर आना पड़ेगा। नहीं नहीं, तुम लोग, मैं तुम लोगों के लिए, मैं अल्लाह के रास्ते में होऊंगा, दुआएं करूंगा, बस तुम लोगों ने मेहनत करनी है। अगला काम जो है ना, वो तवक्कल रखनी है, परेशान नहीं होना बेटा प्लीज़। देखिए, परेशानी से आधा आधा मसला परेशानी है। प्लीज़ भाई, ये नज़र आ रहा है ब्राइटनेस कम करो। मैंने उस दिन देखा था एसएससी वाली क्लास में, और भी भाई मोबाइल क्यों निकाल रहे थे? निकालो मोबाइल, बैटरी लो है तुम्हारी, निकाले, आप ही निकाले मोबाइल, क्या हो गया? ये आगे करें ऐसे ऐसे, ये चीज, सुभान अल्लाह। ले मेरे बच्चों, उसके बाद मेरा मशवरा है, दो प्रोसेस अकाउंट, यानी दो क्वांटिटी स्केड्यूल मत बनाओ, एक ही को इस तरह से बना लो। टोटल एक्चुअल आउटपुट आप एफको में यूज करते हो और उसका ब्रेकअप फाइफो में यूज करते हो, तो ब्रेकअप करके ही लिख लो यार। फाइफो करते हुए वो ब्रेक वाला यूज कर लेना, एफको करते हुए टोटल वाला यूज कर लेना, ठीक है? तो एक्चुअल आउटपुट है, एक्चुअल आउटपुट फ्रॉम बंद नहीं करना, फ्रॉम, उस दिन भी ऐसे हुआ, पता नहीं बहुत मसला आया, फ्रॉम ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, वो तो 20, देखो ना। अब टोटल कितना आउटपुट वो कह रहे हैं कि फिनिश गुड्स में गए हैं यूनिट्स? 1,60,000। तो 1,60,000 गए, तो इसका मतलब ओपनिंग तो पक्के गए, ठीक है? तो बाकी फिर, हाँ, तो 20,000 तो पक्के गए, और बाकी जो है वो, अब टोटल आउटपुट एक्चुअल कितना आया? 1,60, तो इसका मतलब फिर बैलेंसिंग है 1,40, ठीक है? 6,800, 20,000, 140,000 और 160,000, ठीक है? उसके बाद एंड पे जाके हमने, मेरे पास अब जगह नहीं, आप टोटल भी कर देना अगर करना हो तो, एंड पे जाके क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस लिखा 30,000 यूनिट्स, और अब बैलेंस हो रहा है भाई, वही 3200 आ गया। तुम तो बैलेंस सारा नॉर्मल लॉस में डाल देते, वो क्वेश्चन और होता है, उसमें क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस नहीं होता है, और उसमें वो कहता है सारा लॉस खुद बताता है, क्वेश्चन के साथ साथ चला करो, लाइन के बगैर मत बना करो जी। 3200 आई थिंक आया था, है ना? जबानी हमने निकाल लिया था, क्योंकि एक्चुअल लॉस में नॉर्मल लॉस छुपा पड़ा होता है, और नॉर्मल लॉस परसेंटेज की होती है, वो एक्सपेक्टेड होता है, ठीक है जी? एबनॉर्मल, ओके, नहीं जी, नेक्स्ट। अब रिक्वायरमेंट की तरफ आते हैं। रिक्वायरमेंट थी इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स, एफ को पहले लिखा उसने फाइफो, ए भी है, ए भी 1 2 है, तो 1 है। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट निकालना है, पूरा लिखना पर्चे में, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की बेस पर। तो हमने अपनी तरतीब को नहीं छोड़ना, हमने उसी तरह से 3 कॉलम्स बनाने हैं। मटेरियल रिसीव्ड फ्रॉम डिपार्टमेंट ए, मटेरियल एडेड, थोड़ी सी जगह और बना लेते हैं, नहीं लेकिन दूसरा भी तो है, मटेरियल एडेड डिपार्टमेंट बी, इन बी, और कन्वर्जन कॉस्ट। अभी ना बंद करना, ठीक है जी? अच्छा, अब ये 3 कॉलम्स हैं हमारे, और हमारे ईपीयू में क्या आता है? अगर फाइफो हो तो क्या आता है?
पहले एफ को बना लें, वो इजी है, पहले एफ को बना लें। दोनों ओपन करता हूं, ट्राई आप करें फिर पहले, लेकिन जगह बड़ी तंग रहेगी है बच्चों, इसका कुछ करना पड़ेगा। ऐसे तो नहीं मेरे दोनों आमने सामने बनने, मजे का सवाल है, दोनों ही एक सवाल में आ गए, मजा आता है ना, इस तरह से सही कंपैरिजन होता है। मटेरियल रिसीव फ्रॉम ए, आप पूरा करें पूरा करें, मैं दोनों फॉर्मेट्स बना लूँ इतनी देर। मटेरियल एडेड डिपार्टमेंट बी, मैंने ईओक्यू वाला सवाल भी करा के ब्रेक से पहले जाना है नमाज पे इंशाल्लाह। ईओक्यू इतना आसान सवाल था, आप कहोगे, फिर आप वही कहोगे भाई ये हमारे पर्चे में नहीं आना, मतलब तवक्कल है ही नहीं, जैसा गुमान रखोगे ना फिर बेटा जी वैसा फैसला हो जाना है। तो अच्छा गुमान रखो अल्लाह की ज़ात आली से, अगर उस पर्चे में आया है तो आप कौन सा कुछ सुतेले हो, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, आपके लिए भी वैसा ही होगा इंशाअल्लाह। हाले भी जगह थोड़ी है उस्ताद, चलो यहाँ बना लेते हैं, सेकंड यहाँ पे करके एपू एफको वाला। पूरा ही नहीं हो रहा उसका, घर से तैयारी करके नहीं ना आया आज, उसका सवाल ही पूरा नहीं हुआ बोर्ड पे। ले जी, कोई हुआ काम, सोल्यूशन आ गया, सोल्यूशन नहीं आया फिर ज़्यादा अच्छा टेस्ट है, वरना आपने चाहती फ़ौरन मार लेनी थी। इतनी भी आपने सब्र इतना भी नहीं करते कि एक बार ट्राई तो कर लें। जी बच्चों, लाल मार्कर, रिमेनिंग स्टेज ऑफ कंप्लीशन लिखनी है ना, लाल मार्कर तो ले आऊं भाई, बंद कर लो अब इसको, मेरे चांद बंद कर लो, जज़ाकल्लाह यार, जीते रहो, ये होती है ताबेदारी, ऐसे दुआएं निकलती हैं दिल से, निकलवानी पड़ती हैं जी। 5 फ्रॉम ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, इसको हम लिया करते हैं रिमेनिंग स्टेज ऑफ कंप्लीशन। अब जो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस है वो डिपार्टमेंट बी का ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस है, डिपार्टमेंट ए का तो नहीं है, तो इसका मतलब डिपार्टमेंट ए के हिसाब से तो ये 100% ये पिछले क्वार्टर में इनपुट हुआ होगा ए से, जो बी में कंप्लीट ना हो पाया। ये बात क्लास में 2-3 बार हुई थी, याद आ रहा है? पक्की बात है, ठीक है, सच्ची मुझे याद आ रहा है कि मुझे फ्रॉड लगा रहे हो। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, रिमेनिंग कितना है, लेकिन मटेरियल बी डिपार्टमेंट का कब ऐड होना है, जब इंस्पेक्शन हो जाए। तो इंस्पेक्शन कब होनी है, जब 35% हो, और ये वाला भाई तो अभी किस पर पड़ा हुआ है, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस 30% पे, इसका मतलब ये 100% रिमेनिंग है अभी डिपार्टमेंट बी के मटेरियल के हिसाब से। और अगर 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 वर्क इन प्रोसेस होता 40% लेट से, तो रिमेनिंग कितना रह गया होता इसके ऊपर फिर रिमेनिंग 0% होता। ये बात समझ नहीं आई? मैं फिर बोलता हूँ, फिर भी बोलता हूँ एक बार, कोई बात, खुला टाइम है आज मेरे पास जी। अब आप लोग कहोगे हमारे पास नहीं है, और ये आप लोगों का ही टाइम है, ये मैंने आप लोगों को टाइम दिया हुआ है जी। सुनो बेटा, सुनो, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस इस डिपार्टमेंट बी का क्लोजिंग है, डिपार्टमेंट बी
क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 20,000 था, ये पिछले क्वार्टर का था, लास्ट क्वार्टर, और ये हमारा क्वार्टर, ठीक है, हमारा क्वार्टर डिपार्टमेंट बी, ये मैंने किया था पहले, ये ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस समझाया था आपको क्लासेस में, ठीक है। अब ये कहां से आया है? इधर से। इसका मतलब ये दरअसल डिपार्टमेंट ए से पिछले पीरियड में इनपुट हुआ होगा और इनपुट होकर पूरा कंप्लीट होकर आउटपुट नहीं बन सका था। तो डिपार्टमेंट ए के हिसाब से तो ये 100% कंप्लीट था, पिछले पीरियड के एंड पे भी, इस पीरियड के स्टार्ट में भी। तो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की रिमेनिंग स्टेज ऑफ कंप्लीशन, ये आईकेप ने नहीं बनाया अपने सोल्यूशन में, लेकिन ये बनेगा तो समझ ज़्यादा अच्छा आता है। खैर, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस मटीरियल ए के, डिपार्टमेंट ए के मटीरियल के हिसाब से 100% कंप्लीट है, सही है। तो रिमेनिंग कितना है फिर? 0%। अगली बात, बी डिपार्टमेंट के मटेरियल के हिसाब से भी ये 0% हो जाता अगर वो यूं लिख देता मटेरियल डिपार्टमेंट बी के अंदर स्टार्ट में ही ऐड हो जाता है, लेकिन उसने बोला मटेरियल ऐड होता है जब प्रोसेस 35% कंप्लीट हो इंस्पेक्शन के बाद। अभी ये ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस कहां पड़ा है? 30 पे। इसका मतलब इस डिपार्टमेंट का अभी तक छिड़काव वाला मटेरियल इस पर 1 रुपए का नहीं लगा, तो ये फिर 100%, 0% कंप्लीट है, मतलब 100% रिमेनिंग है एज फार एज डिपार्टमेंट बी इज कंसर्न। और अगर यही वर्क इन प्रोसेस 40% कंप्लीट होता तो फिर यहां पे भी क्या आ जाता? 0%, क्योंकि 35% पर इंस्पेक्शन होनी थी और उसके बाद इस पर भी मटेरियल, सारे का सारा मटेरियल एक दफा ही लगता है, तो सारा लग जाना था, ठीक है। ये समझ आया? हाँ, कन्वर्जन के हिसाब से 30% कंप्लीट है तो 70% क्या है? रिमेनिंग। अब यूनिट्स कहां पड़े हैं इसके? यूनिट्स कहां है? ए ना पढ़ लेना, वो एक्चुअल आउटपुट है। आई एम सॉरी, मैंने ऊपर लिखा ही नहीं, तुम नाम जरा हट जाओ साइड पे, क्योंकि अब मैं इतनी मेहनत, तो वैसे नाम भी नहीं मिटाना चाहिए था। खैर, एक्चुअल आउटपुट है, एक्चुअल ऊपर हेडिंग देनी पड़ेगी। एक्चुअल आउटपुट यूं लिखते होते थे हम, एक्चुअल आउटपुट, और आगे लिखते थे यूं, फ्रॉम ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस रिमेनिंग, जल्दी 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 रिमेनिंग स्टेज ऑफ कंप्लीशन के साथ आना है, ठीक है, और सॉरी स्टेज ऑफ कंप्लीशन, लेकिन रिमेनिंग इंपॉर्टेंट थिंग इज, ये मुश्किल बात समझ आ गई आपको। अब उसके बाद इस सवाल में कोई जान नहीं है, फिर मैं बाकी पूछता भी हूं आप लोगों ने क्या कारनामे सर अंजाम दिए हैं जो मैंने आपको 2 मिनट दिए थे उसमें। तो एक्चुअल आउटपुट फ्रॉम ओपनिंग और फ्रॉम करंट मंथ अलग अलग किया था हमने, ठीक है। तो 0%, 100% और 70%, ठीक है जी। जी बेटा जी, दोबारा बताता हूँ कौन सा पॉइंट? देखें बेटा, हमें इस वक्त जो यूनिट्स हमें चाहिए ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस में से जो हम लेते हैं फाइफो के अंदर, उनको किस पे लेते हैं? रिमेनिंग स्टेज ऑफ कंप्लीशन पे। अब ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस 30% कंप्लीट है, मतलब उस पर कन्वर्जन कितनी लगनी बाकी है? 70%। ये समझ आता है? उस पर पिछले मटेरियल, पिछले डिपार्टमेंट के हिसाब से कितना मटेरियल लग चुका है? 100%। तो कितना लगना बाकी है? 0%, ठीक है। अब तीसरी बात जो समझ नहीं आ रही, इस डिपार्टमेंट में क्या मटेरियल स्टार्ट पे लग जाता है? 35% पहुंचता है जब प्रोसेस, तब लगता है। हमारा प्रोसेस कहां है इस वक्त? 30 पे। इसका मतलब इस डिपार्टमेंट का मटेरियल इस पर अभी नहीं लगा, तो ये 0% कंप्लीट है एज फार एज मटेरियल एडेड इन डिपार्टमेंट बी। तो इसका मतलब रिमेनिंग फिर कितना है? और अगर यही 40 पे होता तो यहां पर भी क्या होता? 0, क्योंकि सारा मटेरियल इस पे भी लग चुका होता, ठीक है। चलो जी, चले फ्रॉम ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस। अब यूनिट्स पकड़ो, कितने हैं? 20,000। तो 20,000 का 0 0 0 लिखो, 0 दूर से नजर आए 0। फिर 20,000 का 100%, 20,000 का 70% आप बता दो, इतने तो मैंने भी बताए हैं, 14,000, ठीक है। उसके बाद एक्चुअल आउटपुट फ्रॉम, ये सब प्लस होता जाता है फिर आगे, पता है ना, फ्रॉम करंट मंथ इनपुट, फ्रॉम करंट मंथ इनपुट। इसके आगे मैं पहले ही लिख देता हूं, ये तो 100% ही होता है,
100%, 100%, 100%, ये तो हमेशा ऐसा ही होता है। तो ये टफ था, मैंने इसलिए कहा पहले एफ को कर लो, आपने कहा नहीं नहीं तो ना सही। मार्कर यार साथ कटो, मार्कर उस्ताद, कोई मार्कर आज मुझे ना चार्ज का नहीं मिला, अभी तक तो नहीं मिला, लेकिन नमाज की बरकत से शायद फिर 100, हाँ 1,40,000, 1,40,000, 1,40,000 और 1,40,000। ठीक है, नेक्स्ट क्या करते हैं जी हम, फिर ये आ गए, ये साइड उठाते हैं ना, ये साइड उठाते हैं, वर्किंग प्रोसेस है तो ये साइड उठाते हैं, और हाँ यही साइड उठाते हैं। और अगर सीपीयू निकाल रहे हो तो इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस करके चलते हैं, ये बैलेंसिंग। तो अभी ये वर्किंग प्रोसेस है तो फिर हम वो काम नहीं करते थे, तो ये साइड उठाते हैं। ये 20 और 140 उठा लिया, अब क्या रह गया 3200, और अब एबनॉर्मल लॉस है तो प्लस कर दो। अब एबनॉर्मल लॉस ने आना है अपनी स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन के हिसाब से, जो कि कितनी है। अब जो एबनॉर्मल लॉस वाले यूनिट्स हैं, बड़े ध्यान से देखना है, जो एबनॉर्मल लॉस उधर ही जो एबनॉर्मल लॉस वाले यूनिट्स हैं, नजर आपकी वहां पे होनी चाहिए, वो एबनॉर्मल लॉस वाले अपने प्रोसेस अकाउंट को भी देखना है। जो एबनॉर्मल लॉस वाले यूनिट्स हैं वो पिछले प्रोसेस के हिसाब से कितने कंप्लीट हैं, बोलो। वेरी गुड। और मटेरियल बी, जो डिपार्टमेंट बी में जो मटेरियल ऐड होना है उसके हिसाब से कितने कंप्लीट हैं, क्योंकि उनके बाद मटेरियल ने लगना होता है, क्योंकि उनके बाद मटेरियल ने लगना होता है। इसका मतलब ए से जो यूनिट्स आए थे उनका मटेरियल तो उधर वाली कॉस्ट तो वो वाला मटेरियल तो इन पे पूरा लग चुका था, लेकिन मटेरियल इन डिपार्टमेंट बी इज एडेड आफ्टर इंस्पेक्शन। तो जब यूनिट्स अलग किए, जो बाकी बचे उन पर लगा, यानी कि इधर 0। हाँ, कन्वर्जन इन पे कितनी लग चुकी थी, सॉरी 35%। कितना काम हो गया तो ये निकले थे बाहर 35%। स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन, ये अब नॉर्मल लॉस है, स्टेज ऑफ कंप्लीशन पे नहीं आता, स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन पे आता है। पर वो कन्वर्जन के लिए स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन है ना, मटेरियल की तो नहीं, मटेरियल तो किसी एक वक्त लगता है। तो पिछले प्रोसेस का लग चुका था, इसका लगना ही इंस्पेक्शन के बाद। पिछले प्रोसेस जो आए हैं वो तो पिछले प्रोसेस तो ऑलरेडी हो चुका था ना, इस प्रोसेस में आकर मटेरियल ऐड होना था, तो वो ऐड नहीं हुआ इन पर, क्योंकि ये तो साइड पे हो गए। ठीक है, हैवी हुआ ना काम थोड़ा सा, इसलिए कहा था पहले ये कर लो। अच्छा बोलो भाई, कितने हैं 3200 यार, क्या कर रहे हो यार, जल्दी लाइट लाओ। 3200 सिफर, इसका 35% आप निकालो, 1120। और रह गया है जनाब सिर्फ क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, जो कि आता है अपनी स्टेज ऑफ कंप्लीशन के हिसाब से। अब ये जो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस है, ये पिछले मटेरियल पिछले प्रोसेस के हिसाब से ये जैसे ये क्लोजिंग था, ओपनिंग बना था, तो मैंने क्या कहा था, ये पिछले प्रोसेस के हिसाब से 100% कंप्लीट। अब इसमें से भी जो रह गया, जो इस पीरियड में इनपुट भी हुए हैं ए से, वो ए के हिसाब से तो 100% कंप्लीट होते हैं ना, जो कंप्लीट होकर नहीं निकल सके ए के हिसाब से तो 100% कंप्लीट है। तो स्टेज ऑफ कंप्लीशन क्या है जी इसकी, 100%। लेकिन मटेरियल एडिड के हिसाब से कितने कंप्लीट है, ये भी 100% है बेटा। नहीं, ओ सॉरी, ये किस पर है, ये इधर इस वक्त कितने पे खड़ा है, स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन। स्टेज ऑफ कंप्लीशन क्या है, स्टेज ऑफ कंप्लीशन इसकी भी कितनी है, ओ अभी इन पे भी इस पीरियड का मटेरियल नहीं लगा हुआ, 0%। कन्वर्जन लग चुकी है, लेकिन कितनी, अखीर नहीं कर दी वैसे उसने। भाई इससे अच्छा तुम कॉस्ट पर वीडियो मांग लेते हमसे, हैं ये तुमने किया क्या हमारे साथ। चलो खैर, कितने हैं 30,000, ठीक है जी 30,000, इधर 0, इधर 9,000। लो जी टोटल कर दो, 173,200। नेक्स्ट 160,000 लग रहा है ये तो मुझे। नेक्स्ट 164,120। अच्छा है तो एफ को आसान, लेकिन आपने ही पहले फाइफो को हाथ डाला होगा,
इसलिए चलो जल्दी से ट्राई करो। अब थोड़ा सा सोचने का अंदाज बदला होगा आपका। हमेशा 100% ही बनेगा, क्योंकि यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं वो पिछले पीरियड के हिसाब से 100% कंप्लीट ही आती हैं। ये इसलिए अलग किया था कि जब कॉस्ट पर यूनिट निकालनी पड़ती है ना, तो ये डिफरेंट होता है। ये देखो डिफरेंट हो भी गया, यूनिट्स भी डिफरेंट हो गए, तो कॉस्ट इसलिए तोड़ते थे। ये इसके साथ मिक्स नहीं हो सकता। वैसे तो मैंने आपको पहले दिन बताया था कि अगर बी में भी मटेरियल स्टार्ट में ऐड हो जाए तो आप इनको इकट्ठा भी कर सकते हो, लेकिन मैंने पहले दिन इनको तोड़ दिया था क्योंकि मुझे इन चीज़ों का डर होता था। जब एक सवाल में भी हमने देखा था ऐसा डर आया था ना, एक वो मुश्किल सा सवाल, मुश्किल एक ही सवाल था इसके अंदर, ये वाला। 2 सवाल वैसे इस तरह के किए थे जो सब्सिक्वेंट डिपार्टमेंट वाले थे, जिसमें पहले में जरूरत नहीं थी पर मैंने करवाया था और दूसरे में मजबूरी करना था। ये दूसरे वाला केस आया हुआ, ATL नाम था, ये 18 है, अच्छा जो भी था। सही है, सही है। चेक करो जरा अगले को जल्दी से। अच्छा भाई आसान है, इसमें तो ओपनिंग है ही नहीं, फ्रॉम ओपनिंग सारा एक्चुअल उधर रखो भाई, बच्चे उधर देख रहे हैं, सारा एक्चुअल 100% कंप्लीट। अब नॉर्मल लॉस के साथ क्या करोगे? अब नॉर्मल लॉस के साथ वही करोगे जो पहले किया है। क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस के साथ क्या करोगे? वही करोगे जो पहले किया है। तो इसलिए ये आसान था, इसलिए कहा था पहले कर लो, ताकि ये करके मैं कहता देखो ये दोनों तो वही कर लो, ऊपर वाला मसला है, लेकिन चलो ताड़ी मर्जी। अब इधर देखो, हाँ जी, अब एक्चुअल आउटपुट सीधा ही है, एक्चुअल आउटपुट, क्योंकि एफको में हम ये उठाते थे डायरेक्ट और फाइफो में ये तोड़ के उठाते थे, तो मैंने वही इकट्ठा ही बना लिया हुआ है। ठीक है, तो एक्चुअल आउटपुट 100% कंप्लीट होता है हमेशा। ये 100%, कन्वर्जन कॉस्ट भी 100%। कितने हैं जी? 1,60,000। अच्छा, टोटल ही उठा लिया आपने, 1,60,000, 1,60,000 और 1,60,000। ठीक हो गया जी? अच्छा, उसके बाद ऐड करते हैं आप एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस आया करता है अपनी स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन के हिसाब से। तो जैसा कि अहमद भाई ने आप लोगों की ज़िंदगी आसान की, पिछले प्रोसेस वाला, पिछले डिपार्टमेंट वाला पिछले प्रोसेस या पिछले डिपार्टमेंट वाला हमेशा ही क्या हुआ करेगा? 100%। तो 100% कंप्लीट। अब रुक कर इधर बताओ, क्योंकि ये तो इंस्पेक्शन के बाद ऐड होता है और ये कितना काम हो चुका था इस पे? 30। ठीक है जी, वही वाले यूनिट डालो, 30, 200, 0, 1120। उसके बाद क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, ये आता है अपनी स्टेज ऑफ कंप्लीशन के हिसाब से। जरा रिवाइज हो गया, चलो अच्छा है। ठीक है, अब 30,000 यूनिट्स हैं, अहमद भाई को दुआएं दें। पिछले प्रोसेस वाले तो 100% कंप्लीट होंगे, पिछले प्रोसेस के डिपार्टमेंट या प्रोसेस के हिसाब से ये सारा कुछ जो है वो 100% कंप्लीट होता है। अलग इसलिए करना पड़ा है, मटेरियल ऐड जो हो रहा है वो सेम टाइम पे नहीं हो रहा। ऐसा सवाल हमने किया था क्लास में, पूरा सवाल उसने नहीं करवाया, उसने सिर्फ EPU निकलवा ली, लेकिन जालिम ने जुल्म ज़रा ज़्यादा कर दिया, दोनों ही निकलवा लिए। कोई बात नहीं, खैर है, होता रहता है जी। बाकी भी लिख लो। और ये क्योंकि 30% पे है इसलिए 0, और अगर 30 से ऊपर होता, यानी कि 35 से ऊपर होता, 40 50 पे पड़ा होता, तो फिर 100% होता। ठीक है, और ये भी क्या है? 30 जी, 30,000, 0 और 9,000। लो जी, टोटल कर दो, 193,200, 1,60,000। उधर भी यही था, हाँ उधर भी यही है, 1,60,000, 170,120, 120। ठीक है जी, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन।
मटेरियल 30% पे आप ऐड किया जाता है और इंस्पेक्शन 35 होती है। तो फिर इसके उलट हो जाना फिर मटेरियल 30 पे ऐड होना तो ओपनिंग पे भी ऐड होता, क्लोजिंग पे भी एडेड होता, उस हिसाब से कंप्लीट होते। और इंस्पेक्शन तो पहले हो जानी थी, लेकिन इस तरह करते नहीं है ना, 30% पे इंस्पेक्ट करके 35 पहले ऐड करके फिर वैसे हो सकता है प्रोसेस, इस तरह का भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। पहले चीज़ डालते हैं फिर इंस्पेक्शन करते हैं उसने क्या रिएक्शन दिखाया केमिकल बाद में भी हो सकता है, सही कह रहे हो जी बेटा। अच्छा, एबनॉर्मल लॉस अलग बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। एबनॉर्मल लॉस स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन के हिसाब से आता है। कौन से वाला करें, एक जैसा ही है वैसे तो, ये देखें, ये देख लें 3200 यूनिट्स हैं एबनॉर्मल लॉस हुए। एबनॉर्मल लॉस अकर होता है जब 35% पर प्रोसेस पहुंचता है और हम इंस्पेक्ट करके उन यूनिट्स को अलग करते हैं और फिर मटेरियल प्रोसेस बी के अंदर ऐड कर देते हैं। प्रोसेस बी वाला मटेरियल उस वक्त ऐड होता है। अब ये जो एबनॉर्मल लॉस के यूनिट्स थे, ये पिछले प्रोसेस के हिसाब से तो 100% कंप्लीट थे, तो ये पिछले प्रोसेस का तो सब कुछ हो चुका है, लेकिन इस प्रोसेस में एक भी रुपया मटेरियल की कॉस्ट इस पे हमने ज़रा सा भी नहीं उस पर नमक छिड़का, उनको पहले साइड पे किया। ये तो जल के हैं, इन पे क्यों मटेरियल ज़ाया करें, ठीक है। लेकिन कन्वर्जन तो इतनी लग चुकी थी ना 35%, तभी जाकर पता लगा था कि ये खराब है। ऐसे ही इधर भी समझ आई। अच्छा, सोल्यूशन दिखाना चाह रहा हूँ आई कैप का, ज़रा जल्दी से देखें कौन सा सवाल है। क्वेश्चन ये 2, ये है इक्वलेंट प्रोडक्शन 5O। ये सारा कुछ यही करता है, पता नहीं आई कैप सारा कुछ यही करता है। देखो मटेरियल के हिसाब से एक 60, कन्वर्जन के हिसाब से एक 64 120, 5O एक 60 एक 64 120। लेकिन मैंने ये नहीं किया कि उसका सोल्यूशन देख के अपनी तरतीब बदलूं, ना हम बदलते हैं, ना हमें इसके बगैर इसकी इस तरह से समझ आनी। जैसे हम चल रहे हैं चलें, कोई नहीं मसला क्या है। असल में उसने ज़रूरत ही नहीं महसूस की क्योंकि कॉस्ट नहीं निकालनी थी। कॉस्ट पर निकालनी होती ना तो पिछले मटेरियल पिछले डिपार्टमेंट ए वाला मटेरियल भी कॉस्ट साथ लाता, वो कॉस्ट भी डिवाइड करते कॉस्ट पर यूनिट से, फिर इस वाली एडेड कॉस्ट को भी डिवाइड करते और कन्वर्जन को भी डिवाइड करते, तब कॉस्ट पर यूनिट निकलती। कॉस्ट पर यूनिट निकालनी थी, उसने कॉलम नहीं बनाया। अब बच्चा बैठा है मुंह उठा के, अगर सोल्यूशन देख रहे हैं तो आपने नहीं उठा के मुंह बैठना, आप पे ये मैच कर रहा है बिल्कुल ऐसे ही। बस ये मैच कर गया ना, मटीरियल के हिसाब से डिपार्टमेंट बी के मटेरियल के हिसाब से इतना ही कंप्लीट है, वही मैंने लिखा हुआ है। डिपार्टमेंट ए के हिसाब से डिफरेंट है ना, उसने तो डिपार्टमेंट बी दिया, सही है। ए उसने लिखना में जरूरत नहीं महसूस की उसकी, हमने लिख लिया, ठीक है सेम है। चलें आगे, तुम मुझे क्लास के बाद मिलो, ब्लड प्रेशर तुम्हारा लो हुआ है। अच्छा तुम्हें मिलता हूँ मैं 160 और 170 120, 160 170 120 सेम है। ये उसने बनाना पसंद नहीं किया, तो हम भी पसंद नहीं करते उसको, इसीलिए हम अपने हिसाब से चलते हैं। चले जाए भाई, फौरन भाग आते हो, देखने दिया करो जरा बच्चों को। चले खैर, अब तो आ गए आप। ले जी, अब प्रोसेस कॉस्टिंग है। अहमद भाई मुझे जल्दी से वो सोल्यूशन बताओ जो तुम्हारे रहते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग में, जल्दी से। 19 का सोल्यूशन रहता है, आई थिंक टाइप हो गया था, बस मैं चेक नहीं कर सका। चेक करे बगैर मैं नहीं दे सकता ना, एक चीज़ में मसला आ गया तो चेक किए बगैर मैं नहीं दूंगा ना, फिर मैं और कुछ देख लो पेंडिंग सोल्यूशंस। हाँ उसी का रॉन्ग है ना, पेंडिंग ही है ना। फिर जब रॉन्ग है तो मैं देखूंगा, हो सकता है राइट भी हो लेकिन हो सकता है रॉन्ग भी हो, तो मैं देखूंगा, इसको मैं पेंडिंग कर रहा हूँ। फिर ये सोल्यूशन नहीं है, अगर आपको शक है तो ये मैं टाइम मिलेगा तो देखूंगा। आज मिले तो नहीं, आज तो R1 देखनी है जाके, अब आपका कल देखूंगा इंशाल्लाह R1 को फ्री करके, ठीक है ना। तो पेंडिंग सोल्यूशन प्रोसेस कॉस्टिंग का क्वेश्चन 24 का भी रहता है बेटा, वो कौन सा है, उसका मैंने लेक्चर तो नहीं दिया था। लेट्स देख इट आउट। ये 19 है, ये ग्रीन लिमिटेड, ठीक है, इसको मैं चेक करता हूँ। आप कह रहे हैं इसका सोल्यूशन गलत है, बाकी जो फिर है वो फिर देख ले। कॉस्ट पर यूनिट निकालते हुए हम उसको, अच्छा स्क्रैप नहीं माइनस किया हुआ, अच्छा ठीक है मैं देख लेता हूँ। नेक्स्ट है 24 कौन सा है जी,
बिल्कुल, अगर इसका सोल्यूशन नहीं है किताब में तो वो भी रॉन्ग है। 2 हो गए। क्वेश्चन 19, क्वेश्चन नंबर 24। और बेटा जी, और भाई भैनों ते भराओ, दसो अपना अपना रोला। when I will get Vela from your this बोझ, this too much बोझ, then I will, यार बोझ नहीं आप लोग, मतलब ये ना समझा करो, मेरे कहने का मतलब ये कि सब वैसे बोझ है ना, ये काम का बोझ है। आप लोग तो नहीं, मैं नहीं कभी कहूँगा, मैं तो फिर रहा हूँ आजकल, किधर जाऊँगा मैं इतने दिन, अब इसलिए जमात में चला जाऊँगा। अच्छा जी, थर्ड है, ओह वाओ, ये अगर पहुंच गए यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन इसको ना मैंने करवाना है इंशाल्लाह कल आते साथ, पर इसको आपने कोशिश करनी है, आज ट्राई कर लें, 10 मिनट में हो जाना है। एबीसी कॉस्टिंग, अगर मैं कहूँ इस पर्चे का सबसे आसान सवाल कौन सा था तो वो ये था, यानी इन दो से भी आसान कोई था, उल्टा इन दो से भी आसान कोई दे दिया, ये था, ये सबसे आसान। लेकिन मैं कराऊंगा 10 मिनट में, चाहे हो, चाहे सोल्यूशन सामने रख के हो, तसल्ली हो जाती है थोड़ी सी, ठीक है। वैसे भी इसमें से खुशबू एफओएच की भी थोड़ी थोड़ी आ रही थी, तो एफओएच वैसे भी आना है तो जरा उसकी रिवीजन भी हो जाएगी, है जी, ठीक है, लाजमी कीजिएगा। अभी मैं उलट चल रहा हूं तो ये मेरे सामने ईओक्यू आ रहा है, और ये मेरे सामने आपका फेवरेट ऑप्टिमल क्वांटिटी ऑफ सेफ्टी स्टॉक भी आ रहा है। शुक्र करो फिर आ गया, आपकी शायद बचत हो जाए, आपकी शायद बचत हो जाए, आपको सुबह मसला होता है ना, ठीक है। एनीवेज, ये दोनों सवाल अब करने हैं, लेकिन इससे पहले थोड़ी सी रिवीजन कर लेते तो अच्छा होता। हाँ, ब्रेक भी है मुझे पता है, तो कम से कम ये सवाल करके ब्रेक करें ना। अब ये सारी डिसीजन मेकिंग बीच में अब स्किप हो रही है, ये सारी करवानी है आपको, ठीक है। हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट पे आ गए, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ये वाला, ये यूक्यू वाला सवाल। 2 तरह के सवाल होते थे ना जी, एक ये इन्वेंट्री लेवल्स वाला जो आपको तंग करता है, और दूसरा ईओक्यू। ईओक्यू में ये सारी बातें डिस्कस कर लेते हैं थोड़ी सी। ये फॉर्मेट की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन ये फॉर्मेट की जरूरत मुझे लगता है इस बार पड़ जानी है आपको। उन्हें सिर्फ ईओक्यू निकलवा लिया, ये काम नहीं करवाया, बड़े टाइम से नहीं करवाया, करवाना चाहिए उसको। तो ईओक्यू अगेन मुझे थोड़ा इंपॉर्टेंट लग रहा है, ठीक है, छोड़ना नहीं है उसको, ठीक। आ जाए आप ईओक्यू पहले करते हैं, क्योंकि सवाल चौथा पहले इसका आ गया, किया भी हमने पहले इसी को ही था इन्वेंट्री मैनेजमेंट के अंदर। तो ईओक्यू में क्या होता है जी, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ट्रेडिंग बिजनेस के लिए जो चीज़ें उसने बेचनी है वो एज इट इज़ मंगवा कर आगे बेचता है, और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में ये ईओक्यू किस पे लगता था, जो रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरर बाहर से मंगवा के प्रोडक्शन में यूज़ करता था, ठीक है ना। जहाँ पर आपकी आउटसाइड पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, वहाँ पर ये ईओक्यू का कॉन्सेप्ट आता है। तो वो कौन था, वो सप्लायर ही था, सप्लायर ऑफ फिनिश गुड्स या सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल। तो अगर ट्रेडिंग बिजनेस है, इंपोर्ट करेगा, बाय करेगा, डील, सेल, डिस्ट्रीब्यूट, तो ऑल द कैलकुलेशंस आर मेड फॉर फिनिश गुड्स। ऐसी सूरत में सारी कैलकुलेशन किसके लिए होंगी, फिनिश गुड्स के लिए। ईओक्यू कैलकुलेशन भी फिनिश गुड्स की होगी, टोटल कॉस्ट एट ईओक्यू होगा जो वो भी फिनिश गुड्स के लिए होगा, सेविंग निकालनी होगी तो वो फिनिश गुड्स के लिए ही निकालेंगे। लेकिन ये 4 तरह के काम हम इससे करवा सकता है। ईओक्यू निकलवा ले, इस अटेम्प्ट में सिर्फ ईओक्यू निकलवाया, सिर्फ ईओक्यू निकलवाया, ऐसे 4 लाइनों का सवाल, लेकिन डेटा इतना, तो देखते हैं, कोई मसला नहीं है। बहरहाल ईओक्यू निकलवा ले, टोटल कॉस्ट एट ईओक्यू निकलवा ले, सेविंग इन टोटल कॉस्ट ड्यू टू मूविंग टू ईओक्यू, किए थे सवाल, ठीक है, या बल्क क्वांटिटी डिस्काउंट लिया। इन दोनों में फर्क क्या था, अगर बल्क क्वांटिटी डिस्काउंट नहीं होता तो हम टोटल परचेज कॉस्ट को नहीं लेते थे, बल्क क्वांटिटी डिस्काउंट आने पर टोटल परचेज कॉस्ट भी रेलेवेंट हो जाती थी। कोई ऐसी बात नहीं कर दी मैंने जो आपको समझ ना आए, अगर ऐसा है तो ये लो, ठीक है। मैक्सिमम जो कुछ होता था इस टेबल के अंदर मौजूद है, ठीक है, कि इवैल्यूएशन ऑफ बल्क क्वांटिटी डिस्काउंट करना हो तो फिर आपकी परचेज कॉस्ट भी रेलेवेंट हो जाती है, और अगर ये ना करना हो, आपका बल्क क्वांटिटी डिस्काउंट ना हो, तो फिर एनुअल वेरिएबल ऑर्डरिंग कॉस्ट, एनुअल वेरिएबल होल्डिंग कॉस्ट, बस यही 2 लेनी होती हैं आपने। और उसमें देखते हो कि ईओक्यू पर कितनी कॉस्ट आ रही है टोटल, और थके थके से लग रहे हो, ये थोड़ी हिम्मत कर ना ले, नमाज के बाद तो करना ही, मैं कहता था ज़रा बस पढ़ ले, नमाज के बाद आते ही फिर ये सवाल कर लेंगे, ठीक है। मैं सवाल नहीं कराता, रिलैक्स हो जाओ,
स्माइल करो। अब मैंने कहा था सवाल करके मैंने छुट्टी देनी है। अब यार नहीं आता मुझे लतीफ़ा यार, रिफ्रेश करता हूँ मैं तुम्हें, वो आखिरी घंटे में रिफ्रेश करना होता है जब आप कहते हैं बस ये सवाल आज नहीं करना, तो एक कर लो अल्लाह के नाम पे, वो वाला सवाल उस वक्त। ठीक है, हाय अल्लाह, हफ्ते ये भाईजान बाहर निकल के तुम्हारी सेहत ही तुम्हें बचा सकती है, वरना इन्होंने छोड़ना नहीं था, वरना इन्होंने पकड़ लेना था आगे। हाँ भाई क्या क्या दावे करते हैं तो यहाँ बैठ के अहमद कहेगा मेरी कमर रह गई है बह के। अच्छा बेटा अल्लाह करे, मैं दुआ करूँगा, बाकी कोई डिस्क्लेमर नहीं दे सकता बंदा, क्योंकि नतीजा अल्लाह के हाथ में है, लेकिन अल्लाह करे ऐसा ही हो। ठीक है, बाकी मेहनत करो, इंशाल्लाह अल्लाह उसका फल ज़रूर देंगे। लेकिन अगेन वही बात है कि ना पर्चा मेरे हाथ में ना नतीजा। ठीक है, तो मैं खुद बहुत बहुत ज़्यादा प्रेशर में होता हूँ पेपर वाले दिन, जहाँ के कहीं पे भी होऊंगा, 10 जगहों पे कहा होगा, जैसे ही बस पेपर पहुँचे मुझे तक पहुँचाओ, एक दफ़ा देखना होता है, तो देखने के बाद तसल्ली हो जाती है। लेकिन CMA का पेपर देखने वाले को पहले नहीं समझ आती, दूसरी बार समझ आती, तीसरी बार पेपर पास ये ज़्यादा होता है। इंशाल्लाह आपका होगा, R1 भी लाजमी होगा, R2 वालों का R2 भी लाजमी होगा। ये सारे पर्चे पास होने के लिए ही हैं। इसके अलावा मैं जो पढ़ाता नहीं हूँ वो भी होंगे। आपने 3 पर्चे रखे हैं तो तीनों पास करने हैं इंशाल्लाह, बस इसको बैलेंस कीजिएगा। यकीन मानिए ज़्यादा मेहनत कर दी गई है, अब थोड़ी मेहनत से आपका काम हो जाएगा, आपने बस करनी है मेहनत। ठीक है, ढिल्ला नहीं पैना, तो दिल नहीं छटना, हिम्मत करनी है, पर्चे से पहले नहीं हारना, ये मेहरबानी आप लोगों की। ठीक है, चलें जी, बातें बहुत हो गई। अच्छा, और अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होगा तो प्रोड्यूस करता है प्रोडक्ट जिसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए, तो ये EOQ सारी कैलकुलेशन किसके लिए हो रही होगी? ऑल कैलकुलेशन विल बी मेड फॉर रॉ। इस सवाल के अंदर पर्चे वाले में यही रॉ मटेरियल वाला केस है। ठीक है, तो इसमें EOQ निकलवाएगा या टोटल कॉस्ट होगी या सेविंग्स है या वैल्यूएशन ऑफ बल्क क्वांटिटी, ये सब की सब इसी रॉ मटेरियल के लिए होगी। ठीक है, फॉर्मूला क्या था EOQ का? ये नमाज के फ़ौरन बाद जो शुरू होगा काम, ये तो हमें यही तो हमें याद है बस फॉर्मूला, 2 इंटू एनुअल परचेज रिक्वायरमेंट इंटू वेरिएबल ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर डिवाइड बाय वेरिएबल होल्डिंग कॉस्ट क्यूपा पर यूनिट पर एम। 3 चीजें इसमें मसले वाली, 3 चीजें, एनुअल परचेज रिक्वायरमेंट, वेरिएबल ऑर्डरिंग कॉस्ट, वेरिएबल होल्डिंग कॉस्ट, ये पर यूनिट पर एनम, और ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, इन्हीं तीनों में मसला करता है। तो ये 3 चीज़ों के अंदर क्या क्या मसाइल आ सकते हैं, ये 3 चीज़ों के अंदर मैक्सिमम क्या क्या मसाइल आ सकते हैं। एनुअल परचेज रिक्वायरमेंट आपको सीधी सीधी दी हुई है इस सवाल में भी, पर इसमें मसला डाल सकता है। जैसे अभी प्रोडक्शन के यूनिट्स निकालने के लिए, तो ऐसे ही यहाँ पर परचेज के भी प्रोडक्शन के यूनिट्स निकलेंगे तो परचेज के हिसाब से हो सकते हैं। तो नॉर्मली तो गिवन होगी एनुअल परचेज रिक्वायरमेंट, अगर नहीं गिवन होगी तो इन्वेंट्री गिवन होगी। तो क्या करोगे? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज लेस यूज्ड इज इक्वल टू सेल। अच्छा ये तो चलो ओपनिंग प्लस परचेज और फिनिश गुड, अच्छा फिनिश गुड चल रहा है, फिनिश गुड है तो बाकी अगर ये मटेरियल हो जाए तो फिर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, तो आएगा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, इतना सा फर्क हो जाएगा। ठीक है, तो 12 दोनों ही लिखे हुए हैं। ठीक है, ओपनिंग प्लस परचेज लेस क्लोजिंग सेल, ओपनिंग प्लस परचेज लेस क्लोजिंग यूज्ड अगर रॉ मटेरियल। तो आपको परचेज की फिगर चाहिए क्योंकि आपने एनुअल परचेज रिक्वायरमेंट निकालनी है, वो कंज्यूम्ड या उसका डेटा देगा, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक देगा, तो आपको परचेज निकालनी पड़ सकती है। फिर वेस्टेज दे देता है, तो फिर वही काम जो आज तक किया वही क्वांटिटी रिक्वायर्ड, लॉस परसेंटेज, क्वांटिटी फाइंड करनी पड़ती है। ये छोटी सी एग्जांपल है, इसको नमाज के बाद देख लेंगे, टेंशन ना लें। ठीक है, दिमाग पे जोर ना दें। अच्छा, वेरिएबल ऑर्डरिंग कॉस्ट में आपको सवाल में से पर लगी हुई सारी कॉस्ट ढूंढनी होती थी। ठीक है, प्रोक्योरमेंट कॉस्ट पर ऑर्डर, परचेज ऑर्डर पर जहां पे लगा होगा वो आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर है, वो निकालनी पड़ती है, ढूंढनी पड़ती है, यानी वेरिएबल कॉस्ट पर ऑर्डर ढूंढते हैं। और होल्डिंग कॉस्ट भी वेरिएबल, लेकिन ये पर यूनिट पर एनम, स्टोरेज है, वेयर हाउसिंग है, रेंटल है, इंश्योरेंस है, कैरिंग कॉस्ट है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है, उसके बाद बस इवैल्यूएशन ऑफ बल्क क्वांटिटी डिस्काउंट है, अगर आ जाए तो। अभी आपके चूंकि पर्चे में आया नहीं है तो मैं चाह रहा हूँ फ्रेश माइंड से इसको डिस्कस करूँ ताकि आपका
दोबारा से चांस जो आने का है वो वाली चीज़ अच्छे से रिवाइज हो, तो ये टेबल बाद में करते हैं। हमारा जो रिसेंट टाइम में सवाल आया है, इतनी सी डिस्कशन उसके लिए काफ़ी है, और ये हमने की हुई है सारी डिस्कशन सारे सवालों के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये पार्ट क्लोज करते हैं जी। इंशाल्लाह अब नमाज के बाद जो है वो मिलते हैं, ज़िंदगी अगर रह गई तो।